दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या राजीव कुमार। तो सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन ए। दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और आप जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और यह एक संविधानेतर संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, ओजोन। और आप जान लीजिए दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें जब समताप मंडल से ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करती हैं तो इसे तोड़कर जो है ऑक्सीजन परमाणु का, 2 ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण होता है। जब एक परमाणुवी ऑक्सीजन द्विपरमाणुवी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो त्रिपरमाणुवी ओजोन यानी O3 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आप जानते हैं, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला या गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था और इसमें मद्रास राज्य यानी तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे और उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश, और रक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर एक्स किरणें? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, एक्स किरणें। दोस्तों आप जान लीजिए कि यक्स किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगें निर्वात में भी संचालित हो सकती हैं और इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, जैसे प्रकाश तरंगें, एक्स रेज आदि। और इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है और तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। और आप जान लीजिए एक्स किरण की या एक्स रेज की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्मन बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपको बताना है। कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि या शांति? तो कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मन बोरलाग जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है और इनके नवीन प्रयोगों से आज अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें 1970 में 1970 याद रखिएगा, 1970 में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कृषि वैज्ञानिक होने के कारण कृषि क्षेत्र में नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि नोबेल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नहीं, केवल 6 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। रेनिटिंग पनीर सही सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी दोस्तों प्लाज्मिड्स, ये भी आपका सही सुमेलित है। गोल्डन चावल विटामिन ए सही सुमेलित है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। आप जान लीजिए, मीथेन गैस का वैश्विक तापन में 20% का योगदान है और मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है और अनाक्सी दशाओं में मीथेन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक जो होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं और इस क्रम में मीथेन का उत्पादन करते हैं। और इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों से, जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से होता है। तो धान के खेत, दीमक, जुगाली करने वाले पशुओं और कोयला खानों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? तो इसमें आपको बताना नहीं है। आप जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग, और 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। सबसे पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई और सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा आदि में प्रचलित है। ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, संसदात्मक सरकार सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 दिन, ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि कोई सांसद या संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन से निलंबित किया जा सकता है। और इन 60 दिनों की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सदन को सुचारू संचालन और सदस्यों के उपस्थित रहने के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 7 या भाग 9। तो सही उत्तर है भाग 2। आप जान लीजिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। और ये जो है इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 आधार जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप, समाविष्ट क्षेत्रों द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और इस नागरिकता अधिनियम का संशोधन 1986, 1992, 2003 और 2015 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो आप जानते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में, दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक विस्तार है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है ये मेरठ जनपद में है और हुलास जो है दोस्तों आप जान लीजिए ये सहारनपुर जनपद में स्थित है। तो ये 2 स्थल हैं, यानी 3 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 3 और 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
सिंधु सभ्यता से संबंधित आलमगीरपुर और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेश या मणिग्राम? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, नानादेश। नानादेश नामक संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी जो होयसल साम्राज्य के समय स्थापित हुई थी और इस संस्था ने मगध, मलाया, कोसल, नेपाल और फारस जैसे देशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या लेख। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति था। यह मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शासक बना था। ये कट्टर ब्राह्मण था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे जिसका प्रमाण अयोध्या लेख में मिलता है और उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात? तो सही उत्तर गुजरात की। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत के तटीय राज्यों में गुजरात की तटीय सीमाएं 1214.70 किलोमीटर सर्वाधिक हैं और आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश की तटीय लंबाई 973 किलोमीटर और महाराष्ट्र की 652 है और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लंबाई अंडमान और निकोबार की है 1962 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में गुजरात राज्य की राज्यों में तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना, गोमती, सई या तमसा? तो सही उत्तर है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश गोमती नदी के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक आपदा कहा जाता है और इसके किनारे लखनऊ, जौनपुर आदि शहर स्थित हैं और आप जान लीजिए गोमती नदी का उद्भव पीलीभीत जिले से हुआ है। ये एक मैदानी नदी है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब या जमादानी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथ। दोस्तों, मराठे राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए राजस्व के रूप में चौथ नामक कर वसूलते थे। यह राज्य के उत्पादन का 1/4 भाग होता था, जबकि सरदेशमुखी विजित क्षेत्रों के वंशानुगत देशमुख होने के दावे के तहत वसूला जाता था और ये उत्पादन का 1/10 भाग होता था और मराठा प्रशासन की दोनों कर व्यवस्था चौथ और सरदेशमुखी छत्रपति शिवाजी द्वारा आरोपित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मुगल सम्राटों का क्रम देना है। औरंगजेब के बाद मुगल शासन पतनोन्मुखी अवस्था में पहुंच गया था और यहाँ से एक एक करके कमज़ोर शासक आते रहे जिससे मुगल शासन अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर सका। दोस्तों, जहांदार शाह जो है ये आप देखिए, जहांदार शाह सबसे पहले इसका शासन 1712 से 1713 ईस्वी। दूसरे स्थान पर मोहम्मद शाह आता है और इसका जो शासनकाल 1719 से 1748। तीसरा जो क्रम है वो अहमद शाह का है, अहमद शाह यानी 1748 से 1754 और अंत में आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसके समय प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो 2, 1, 4, 3 ये मुगल सम्राटों का सही क्रम है। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का मंदिर किस पहाड़ी में अवस्थित है? सेवराय, बिलिगिरिरंग, जवादी या शेषाचलम? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, शेषाचलम पहाड़ियों में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर ये शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव तथा ओलिगोसीन? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी,
प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव। दोस्तों, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों तक विस्तृत है। थार के पूरब में अरावली पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, तमिलनाडु, गोवा, केरल या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यहाँ के जलवायु की विशेषता शीतल मंद हवा और भारी वर्षा है। यहाँ मुख्यतः नदियों का बहाव पश्चिम दिशा में अरब सागर और झीलों में जाकर मिलता है। कुछ नदियाँ पूरब की ओर भी बहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, जीवों की उत्पत्ति के अनुसार जीवों की पृथ्वी पर कालक्रम जो है, सबसे पहले क्या हुआ, कवच वाले जीव आए थे यानी 3। उसके बाद पहला कीट उत्पन्न हुआ यानी 2। फिर पहला सरीसृप 1 और लास्ट में पहला स्तनधारी आया था। तो ये सही क्रम है, आप जान लीजिए दोस्तों। जीवों की उत्पत्ति के अनुसार जीवों की पृथ्वी पर कालानुक्रम में कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप और पहला स्तनधारी आया था। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क और भारत। तो सही उत्तर है डेनमार्क। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विश्व में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक सर्वाधिक उत्पादन डेनमार्क में होता है, जबकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में होता है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में 34.78%, बलरामपुर में 37.43%, बहराइच में 39.18% और बदायूं में 40.09% तथा रामपुर में 44.44% महिला साक्षरता है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली या फिर चीन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, चिली। दोस्तों, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश चिली है। चिली एक समुद्र तटीय दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपीय देश है। ये महाद्वीप के उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला देश है और चिली एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और सकरा देश है, जिसका आकार चिली यानी मिर्च की तरह ही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का अनुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। और ये कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1989 से मनाया जा रहा है। 11 जुलाई 1989 को विश्व की आबादी 5 अरब के लगभग हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या योजना आयोग, अब नीति आयोग। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों में गरीबी निवारण का लक्ष्य रखा गया है।
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और केंद्र और राज्यों के मध्य एक सेतु का कार्य और तकनीकी परामर्श के लिए नीति आयोग है और गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की कुल लंबाई सर्वाधिक है और ये भारत में राज्यों में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? आपको बताना है। स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश। तो सही उत्तर है स्मॉग। दोस्तों, द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटर वो होते हैं जो दो या अधिक प्राथमिक प्रदूषकों या सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले की क्रिया से बनते हैं। स्मॉग या धूम्र कोहरा इसका उदाहरण है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड के और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, अमोनिया आदि की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। स्मॉग दोस्तों, ये धूम्र कोहरा होता है, आंखों में जलन और श्वसन तंत्र के रोग का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।